टैरिफ के बावजूद किसानों के हितों से नहीं होगा समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि क्षेत्र पर जोरदार बयान। किसानों ने भी पीएम के बयान पर जताई खुशी। हरियाणा और इजराइल मिलकर करेंगे काम, अनुसंधान, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इजराइल के राजदूत से की मुलाकात। सतलुज यमुना लिंक नहर पर फिर गरजे हुड्डा। कहा, हरियाणा के हक का चाहिए पूरा पानी। पंजाब एक बूंद भी पानी हरियाणा को देने को तैयार नहीं। हर साल की तरह रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रदेश सरकार की बहनों को सौगात। 8 से 9 अगस्त तक बहनें 15 साल के बच्चे के साथ मुफ्त कर सकेंगी सफर। दिल्ली और चंडीगढ़ में भी निःशुल्क रहेगी सुविधा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन के अमूल्य योगदान को याद करते हुए किसानों के भविष्य, उनकी आय में वृद्धि और हितों की रक्षा को लेकर केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। टैरिफ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत अपने किसानों और कृषि उत्पादकों का पूरा समर्थन करता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों का सामना सरकार पूरी ताकत से कर रही है। मोदी ने कहा कि हम अपने किसानों के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं ताकि उनकी आय में कोई कमी न आए और भारत की कृषि निर्यात क्षमता मजबूत हो। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के समर्थन में एक बार फिर मजबूत बयान दिया है। मोदी ने कहा कि वे पूरी तरह से अपने किसानों के साथ हैं और उनकी समस्याओं को समझते हुए हर संभव मदद करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के समर्थन वाले बयान पर किसानों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के किसानों ने कहा कि सरकार की तरफ से समय पर खाद, बीज और दवाइयां मिलना उनके लिए राहत भरा कदम है। उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं क्योंकि ये नीतियां हमारे हित में हैं। खड़े हैं जी, साथ में ही खड़े हैं जी। वो किसानों के हक में है। किसानों को हर चीज टाइम पे मिल रही है जी। खाद होगी, दवाई होगी, जैसे जी और भी कोई सामान ऐसा हो गया। पशुपालक के लिए भी बहुत अच्छा जी है, अच्छे उसमें अपने वो सही वो दे रहे हैं अपना। ये किसानों को जैसे खाद होगी, मान लो बीज हो गया, इनकी वो सही भरपाई अपने सही टाइम पे दे रहे हैं। फसल बिक रही है, 24-48 घंटे में पैसे भी खाते में आ रहे हैं। ये सबसे अच्छा वो करा अपना, किसानों के हक में ही है जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ही सही कहा है। ये हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, किसान हित में है। और जैसे फसलों का रेट हमें पहले नहीं मिल रहा था, फसलों का रेट भी मिल गया है। खाद दवाएं भी हमें मिल रही हैं सही टाइम पे। और ये अमेरिका जैसे देश को जवाब भी है, जो हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं ना, उसका जवाब दिया इन्होंने कि 100 करोड़ भारतीय मेरे साथ भी हैं और हम उनके फैसले से खुश भी हैं। मोदी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं और जैसा कैसा भी होगा उनका साथ देंगे। और जो फसलों के बारे में जो भी है, उन्होंने रेट भी बढ़ाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजाड़ ने शिष्टाचार मुलाकात कर आपसी सहयोग के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार, ओवरसीज प्लेसमेंट अधिक काम करने पर बल दिया गया। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तहत ओवरसीज प्लेसमेंट के माध्यम से अब तक 180 से ज्यादा युवा इजराइल में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इजराइल से 5000 नर्सों को नौकरी देने की मांग देश भर से आई है, जिसमें हरियाणा और भागीदारी बढ़ाना चाह रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेशों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले और निर्यात को दोगुना बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग विभाग निरंतर काम कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इजराइल के राजदूत रुबेन अजाड़ को गीता की एक प्रति भी भेंट की। हरियाणा सरकार द्वारा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर 25 नवंबर को जिला कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की तादाद में संगत हिस्सा लेगी। इस आयोजन को ऐतिहासिक और गर्मामय बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें सिख समुदाय, संत समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को पंचकुला में इस कमेटी की अध्यक्षता हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने संबंधी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सिख समाज से आए प्रबुद्धजनों ने अपने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के चारों कोनों से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। पूरी योजना भी हम सब दे आगे हमारे प्रभुलीन जी ने रखी है। 4 यात्राएं शुरू की थी ने। एक यात्रा डबवाली से शुरू होनी, दूजी फरीदाबाद से शुरू होनी, तीजी लोहगढ़ साहब से शुरू होगी, चौथी कालका से शुरू होगी। जो अंतिम पड़ाव है वो कुरुक्षेत्र भी होगा। वो सारी यात्राएं पूरे प्रदेश का जिन्ना थाहां ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरण कमल पड़े ने उन्ना थाहां नो टच करते हुए ये यात्रा 25 नवंबर नो कुरुक्षेत्र वो पहुंचेगी। लगातार 1 महीने का ये कार्यक्रम रहने वाला है। जब यात्रा शुरू होगी उस यात्रा के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम शुरू होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पानीपत दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीति बनाता रहेगा। उन्होंने सरकार से कहा कि विदेश नीति पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन भारत के लिए खतरा बने हुए हैं और अमेरिका की नीतियों से निपटना भी चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि टैरिफ के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, ताकि एकजुट होकर इसका मुकाबला किया जा सके। ट्रंप और टैरिफ ये जो सारे दुनिया में ये खलबली मचाने के लिए ये बात चल रही है, हमारे देश में भी इसके चंगुल में आ गए हैं। मतलब ट्रंप साहब की गुस्सा इसमें है कि हमारे देश रशिया से क्यों तेल खरीदते हैं वगैरह वगैरह। हमारे देश की तर्क है कि हमें जहां पुसाएगा, जहां अच्छा होगी, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहां सुरक्षित रहेगी हम करेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि सरकार को विदेश नीति पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान है ही है, चीन भी है। अगर अमेरिका भी उनके साथ चले जाए तो हमारे लिए ये कितना आसानी होगी इस मुसीबत को संभालना, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये टैरिफ वार से मुकाबला करने के लिए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। सलाह मशवरा करते हुए, सबको संज्ञान में लेते हुए ये सरकार को कोई निर्णय लेना जरूरी है इस समय। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला में मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। विज ने कहा कि देश के 25% उत्पादों को बदनाम करने के बाद अब विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहा है। इसके बजाय अमेरिका की धौंस का जवाब दे। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी देश का अहित नहीं होने देंगे। विज ने आगे कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का प्रधानमंत्री डटकर मुकाबला कर रहे हैं और भारत के लिए नए बाजारों की तलाश भी की जा रही है ताकि व्यापार पर कोई असर न पड़े। नरेंद्र मोदी है तो वो देश का नुकसान नहीं होने देगा। अब ये ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया उसका क्या समाधान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं और नई मार्केट्स को भी ढूंढने का काम किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का व्यापार किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। एसवाईएल के मुद्दे पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अनिल विज ने आड़े हाथों लिया। विज ने कहा कि भगवंत मान कहते हैं कि उनकी हरियाणा से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन पानी नहीं है। पानी दे या ना दे ये निर्णय ना तो हरियाणा सरकार ले सकती है और ना ही पंजाब सरकार। विज ने साफ किया कि हरियाणा सिर्फ वही पानी मांग रहा है जो ट्राइब्यूनल ने तय किया है। हरियाणा पंजाब में से किसको कितना पानी देना है इसका फैसला ना तो हमारी सरकार कर सकती है ना पंजाब की सरकार कर सकती है। इसके लिए बेकायदा कई ट्रिब्यूनल बने हैं और उन्होंने जो फैसला दिया हुआ है हम वही पानी मांग रहे हैं, एक गिलास भी ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं और वो पानी पर हमारा हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेकों बार हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं और पंजाब सरकार को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हरियाणा में पानी के बंटवारे और सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। हुड्डा ने कहा कि इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब लगातार नकारात्मक रवैया अपनाता रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो फिर ऐसी बैठकों का क्या मतलब है। एसवाईएल का जो है ये अभी मीटिंग हुई पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री। ये मेरे ख्याल पहले भी कई मीटिंग होली, खट्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई थी। मकसद क्या है इन मीटिंग हुआ? और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़ी वैसे माहौल में, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, आगे वो होगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा हरियाणा को। और मकसद समझ में नहीं आया, जबकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, आने के बाद, जो कि वैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था रहने के हित में, पंजाब सरकार को आदेश दे दिए थे कि 1 साल के अंदर अपनी नहर खोदो। हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा और पूछा कि आज तक प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारें हरियाणा के हितों की अनदेखी कर रही हैं। हुड्डा ने मांग की कि अब देरी छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाए, क्योंकि अदालत का आदेश अंतिम है। एसवाईएल का जो है ये अभी मीटिंग हुई पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री। ये मेरे ख्याल पहले भी कई मीटिंग होली, खट्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई थी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिसार के मुख्य डाकघर के माध्यम से तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं। पोस्टमास्टर राम मेहर यादव ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर साल डाकघर के माध्यम से तिरंगे वितरित किए जाते हैं। इस अभियान के प्रथम वर्ष से लेकर अब तक 75,000 से अधिक तिरंगे हिसार जिले में डाकघर के माध्यम से आमजन ने खरीदे हैं। इस साल अब तक 2,000 से ज्यादा तिरंगे लोगों ने हिसार जिले के डाकघर से खरीदे हैं।
उन्होंने बताया कि डाकघर की ऑनलाइन सुविधा ऐप के माध्यम से भी तिरंगे मंगवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को भी मुख्य डाकघर खुला रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिरंगा खरीद सके। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए साइज के ही तिरंगे डाकघर के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमने शुरुआत से अब तक लगभग हिसार शहर के अंदर हम 70-75 हज़ार फ्लैग बेच चुके और इस साल हमारे पास 2000 के आसपास हम बेच चुके। 11,000 अभी हमारे पास स्टॉक में हैं। ऑनलाइन भी सर्विस दे रहे हैं इसकी। ऑनलाइन हमारी ऐप है, उसके ऊपर यदि कोई रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम होम डिलीवरी देंगे उसको। कोई भी यदि दर्शक चाहे तो किसी भी डाकघर में, हमारे हिसार शहर के अंदर 11-12 डाकघर हैं, सभी डाकघर में तिरंगा उपलब्ध है। तिरंगा खरीदने पहुंचे स्थानीय निवासी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान में शामिल होने के लिए आज डाकघर से उन्होंने तिरंगा खरीदा है। उन्होंने कहा कि हर साल हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनकर उन्हें गर्व महसूस होता है। हम सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने घरों पर तिरंगा लगाना चाहिए। ये भारत सरकार का एक विशेष अभियान जो चलाया हुआ है मोदी सरकार जी ने कि हर घर तिरंगा अभियान, उसके तहत ये हमने तिरंगा खरीदा है। लास्ट ईयर भी खरीदा था, इस बार भी, और घर पे या ऑफिस में जहाँ भी है मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक तिरंगा तो ज़रूर हर घर पे लगना चाहिए। उधर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए नूंह में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सह संयोजक एवं बादशाहपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रहे मनीष यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद मनीष यादव ने कहा कि जो जिले की कार्यशाला है, आने वाले 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलने वाला है। इसको लेकर 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। 14 तारीख तक जो हमारा तिरंगा अभियान चलने वाला है, उसके निमित्त हमने 3 कार्यक्रम रखे हैं। एक कार्यक्रम शहीद स्मारकों की जो हमारी स्वच्छता और उनको माल्यार्पण करने का कार्यक्रम और उन शहीद परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम। दूसरा हमारे विधानसभा और मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा, जिसमें हमारी महिलाओं की, युवाओं की, समाज के सभी विभिन्न संगठनों की सहभागिता रहने वाली है। हर घर तिरंगा के तहत हमने ये प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हरियाणा के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर तक पहुंचे और उनसे ये आह्वान करें कि इस तिरंगे की शान में हम अपने घर पर तिरंगा लगाए और तिरंगा लगाकर जिन वीरों ने इस देश की आजादी के लिए और आज इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घर पर तिरंगा लगाकर उनको सम्मान दे। खबर खेल जगत से। मिशन ओलंपिक 2036 में हरियाणा से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए और प्रदेश के सभी स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की कमी न हो, इसी को लेकर खेल मंत्री गौरव गौतम ने बुधवार को पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि हरियाणा की मेडल लाने में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। निरीक्षण के दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों से सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मंत्री गौरव गौतम ने कमियों को देख खेल अधिकारी को अल्टीमेटम दिया कि किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलते समय पानीपत के स्टेडियम का दौरा किया, बच्चों से बात करी, खिलाड़ियों से बात करी, यहाँ से अच्छे हमारे खिलाड़ी निकले हैं। बच्चों को मिलकर शुभकामनाएं दिए, बधाई दिए कि और उत्साह और ऊर्जा जो जाता है तो मुझे लगता है बच्चों में आता है। तो यहाँ के कोचेज और ASOs को भी निर्देश जारी करें कि कोई समस्या बच्चों को ना आए, मेरे पास तक नहीं आनी चाहिए, आपके लेवल पे अच्छी बेहतरीन सुविधाएं को मिले। और जो हेडक्वार्टर से आपको मदद की सब सरकार करने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग पलवल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस बारे में DP सुनील कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 30 खेलों को शामिल किया गया। इनमें 20 ओलंपिक और 10 गैर ओलंपिक खेल शामिल हैं। यह प्रतियोगिताएं महिला एवं पुरुष वर्ग में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा।
तो आज टूर्नामेंट कराया गया है, स्कूली गेम्स है। इसमें हमारे पूरे पलवल ज़िले के बच्चे भाग लेते हैं स्कूलों के। सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था और एक अच्छी स्कीम खिलाड़ियों के लिए चलाई है। हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऊपर जाएं, एक अच्छी प्रतिभा निकले, गेमों में अपने देश का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। तो जो सरकार की चाहती है वो ही हम चाहते हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी DPPTs है, हमारा काम बच्चों को निकालना है। तो उद्देश्य बच्चों का विकास करना है, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास और बच्चे नाम कमाएं। यहाँ पहुंचे खिलाड़ियों ने कहा कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और खेल प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें खेलने के मौके मिल रहे हैं। वॉलीबॉल के मैच में फर्स्ट पोजीशन आई थी और आज भी डिस्ट्रिक्ट का है तो उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आएगी। और सरकार हमें सहयोग कर रही है, खेल में बढ़ावा दे रही है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने माँ बाप का नाम और रोशन करें। हमारा कल ब्लॉक लेवल पे था जिसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी वॉलीबॉल में, तो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिसमें आज भी हमारी फर्स्ट पोजीशन आएगी और सरकार हमको इस चीज़ में बढ़ावा दे रही है। मैं अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, आगे हमें स्टेट पे खेलने का मौका मिलेगा। मैं चेस खेलना चाहता हूँ और यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम हो रहा है, आगे हमको स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें खेलने का मौका मिल रहा है। अंबाला छावनी के केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 में अब शुगर बोर्ड के साथ साथ तेल बोर्ड भी स्थापित किया गया है। बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से CBSE की इस पहल का जहां छात्र छात्राओं ने स्वागत किया, वहीं छात्राओं का कहना है कि इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। केंद्रीय विद्यालय में स्थापित किए गए तेल बोर्ड में विभिन्न खाद्य पदार्थों को दर्शाते हुए बताया गया कि इन खाद्य पदार्थों में तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। विद्यार्थी तेल बोर्ड से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने खाने में भी परिवर्तन कर पौष्टिक आहार ले रहे हैं। ऑयल बोर्ड का मतलब ये है कि हम इसमें जिस आइटम में जितना ज्यादा ऑयल यूज होता है वो उसका लिखेंगे ताकि बच्चे उसको देखें और वो समझें कि कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं और वो अपने आप को उससे बचा सकें। जहाँ पे हर आइटम के अंदर कितना ज्यादा ऑयल है वो बताया गया है और इसका बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। बच्चे इसको पढ़ रहे, इसको देख रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि तला हुआ खाना ना खाएं। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। ऑयल का इस्तेमाल हमें कितना करना है आप बच्चों को बॉडी के लिए। स्कूल के प्रबंधक और जो प्रिंसिपल्स हैं उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जागरूक किया गया है कि उनको ऑयल का जो अपनी बॉडी है और जो अपने खाने में जो इस्तेमाल है इसमें प्रॉपर तरीके से हर एक चीज में कि कितना ऑयल है, कितना फैट है, सब कुछ बताया गया है। हमारे स्कूल में ये बोर्ड इसलिए इंस्टॉल किया गया है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि जो चीज हम ऐसे समझते हैं कि नॉर्मल है उसमें कितना ज्यादा फैट होता है। ज्यादा फैट खाने के कारण हमें तरह तरह की डिजीज हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग हो सकती है फैट की, और अस्थमा हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। इस बोर्ड के कारण बच्चों को ये पता चलेगा। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों को हरियाणा रोडवेज की तरफ से मुफ्त बस सेवा की सुविधा मिल रही है। परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। सरकार ने तमाम जिला स्तर पर रोडवेज को पत्र जारी करके आदेश दिए हैं, जिसके तहत 8 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेकर 9 तारीख के रात 12 बजे तक महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसें फ्री रहेंगी। बल्लभगढ़ डिपो के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवनीत बजाज ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर आदेश कल ही आ गए थे और इसको लेकर हरियाणा के सभी डिपो की तैयारी पूरी है। इन 2 दिनों में खास ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी महिला को उनके गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा क्षेत्र में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में 8 तारीख 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक, 8 दोपहर 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक सभी महिला यात्री फ्री हैं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चे फ्री हैं। और ये हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली और चंडीगढ़ में ये साधारण बसें जो हरियाणा रोडवेज की साधारण बसें हैं उनमें फ्री है, एसी में नहीं। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में राखियां सजी हुई हैं। बहनें भी अपने भाई के लिए प्यारी प्यारी राखियां खरीद रही हैं। खरीदारी में लगी महिलाओं का कहना है कि इस त्यौहार को लेकर उनमें काफ़ी खुशी है और अपने भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी राखियां खरीदने के लिए बाजार पहुंची है, क्योंकि इस त्यौहार से बड़ा त्यौहार उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। साथ ही महिलाओं ने हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने पर सरकार का आभार जताया।
बाजारों में राखी बेचने वाले दुकानदारों का मानना है कि इस दौरान राखी को लेकर बाजारों में रौनक कम है, जिसका असर राखी की बिक्री पर पड़ रहा है। राखी कम बिक्री के चलते दुकानदार चिंतित है कि कहीं उनके द्वारा खरीदी गई राखियां बच ना जाएं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार बीते साल की तुलना में 50% कम काम है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन नारनौल डिपो के वरिष्ठ निरीक्षक ब्रह्म प्रकाश ने कहा कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर हरियाणा सरकार द्वारा बहनों के लिए बसें फ्री चलाई जाएंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर विभाग पूरी तरह से तैयार है ताकि बहनों को अपने भाई के यहाँ जाने में किस तरह की कोई परेशानी ना हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने एक और इतिहास रचा है। इस कार्यक्रम को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि को लेकर अंबाला के पीएम श्री स्कूलों के साथ सरकारी और निजी स्कूलों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिससे इसे दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शैक्षिक संवाद कार्यक्रम के तौर पर मान्यता मिली है। इसी आधार पर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम था उसको बड़े ध्यान से सुना और उसका रिजल्ट के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और जो बच्चों का स्ट्रेस है, जो मंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए, एक सकारात्मक जो है उसका संदेश बच्चों के बीच में गया है और पेरेंट्स के बीच में भी उसका गया है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले विभिन्न विद्यार्थियों ने बताया कि हमने खुद इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराया था। पीएम मोदी ने जो बातें कही उससे हमें परीक्षा के लिए तैयारी करने की नई प्रेरणा मिली। अब जब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिस्सा मिला तो हम भी इसका हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम है परीक्षा पर चर्चा। हमने उनकी बातों को सुना और उन्होंने बताया था कि हमें कभी भी परीक्षा को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और परीक्षा को अच्छे मन से और बिना स्ट्रेस के लिए करना चाहिए। हमने उनकी बात को अपने जीवन में अपनाया और हमारी परीक्षा के परिणाम बहुत ही सफल है। जब हमें ये पता चला कि इस कार्यक्रम का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रखा गया है तब हमें ये जानकर बहुत अच्छी खुशी हुई कि हमारा नाम हमने इस कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट किया। जब से हमारे को ये वाली एक कार्यक्रम चला है तब से बच्चों में बहुत अधिक सुधार आए हैं। बच्चों मतलब अधिक से अधिक पढ़ रहे हैं और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। इससे इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे को मोटिवेट करते हैं कि हमें अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा वो मार्गदर्शन कराएगी। बारिश के चलते सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान होने के कारण जहां सब्जी मंडियों में सब्जी की आवक कम हो गई है, वहीं मांग ज्यादा होने के कारण सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। टमाटर से लेकर बेलदार सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं, जबकि त्योहार के इस मौसम में सिर्फ घेवर और मिठाई की दुकानों पर ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है। फरीदाबाद में दुकानदारों का कहना था कि इस मौसम में लगभग 2 महीने तक ऐसी ही हालत रहने वाली है। मंडी में ग्राहक तो है नहीं जी, सब्जी महंगाई ऊपर से क्या करें जी, सब परेशान है पब्लिक। सब्जी दाम कुछ बरसात की वजह से बढ़े हैं जी, कुछ सब्जी यहाँ पे खेतों में है नहीं। दाम तो 20 और 25 और 30 के बीच में चल रहा है जी। त्योहार तो सब्जी की त्योहार तो है ना, वो घेवर और मिठाई में भीड़ है इस टाइम। अच्छा। बाजार में भीड़ है, सब्जी में कोई भीड़ नहीं। सब्जी में हो सकता है कल थोड़ा बाजार निकले धनिया का, मिर्ची का, आलू प्याज का, बाकी हमारे जो सब्जी इनकी सब्जी कोई मान्य है नहीं। खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि तमाम सब्जियां उनकी पहुंच से बाहर है। जहां वे 1 किलो की खरीद करती थी वहां अब आधा किलो ही ले रही हैं। उनका कहना था कि भाव बढ़ने से उनका बजट भी बिगड़ चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई कितनी भी हो, त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा। कमरतोड़ महंगाई गरीबों के लिए बेसहारा है। बस आधी लिए आधा किलो 250-250 ग्राम ले रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।